नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो उन लोगों तक क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। साथ ही साथ जितने मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर हैं, उन सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम से। वहां पर आपको पीडीएफ, नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन, पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर कोई डाउट होता है तो भी आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपके डाउट को भी क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न हिंदी से है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन पुरातन है, निषिद्ध तुच्छ है, कर्कश खुरखुरा है, या फिर जोड़ मेल है? तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। पहले प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम लोग कर्कश की बात करें तो कर्कश का विलोम क्या होता है? कर्कश का विलोम जो है वो खुरखुरा नहीं बल्कि क्या होगा, मधुर होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग निषिद्ध की बात करेंगे तो निषिद्ध का जो विलोम होगा वो क्या होगा, वो विहित होगा। ठीक है, क्या होगा, विहित होगा। इसी तरीके से जोड़ का अगर विलोम पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, तो घटाव होगा। नूतन का विलोम अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो पुरातन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना, या फिर उपद्रव मचाना। तो दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ख्याली पुलाव पकाना, तो मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो असंभव, असंभव बातों की कल्पना करना, ऐसी चीजें जो नहीं हो सकती उनकी कल्पना करना। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग बात करें, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या करोगे, आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे। और जितने मेरे भाई बहन देखो बाद में जुड़ रहे हैं ना, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो इसी तरीके से आगे भी अपना सपोर्ट बनाए रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, महाधन ऋषि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जरा मुझे बताओ महर्षि में कौन सी संधि होगी? संधि अगर आपसे पूछ ले तो संधि कौन सी होगी, जरा ये बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्प में से अगर हम लोग बात करें तो शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। एक तरफ आपको शब्द युग्म दिए गए और दूसरी तरफ आपको उनके अर्थ भेद दिए गए। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। चलिए जल्दी बताइएगा। एक तरफ आपको दो शब्दों के युग्म दिए गए और दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। अनिल अनल, हवा आग दे रहा है। अंश अंश की बात करेंगे, हिस्सा और कंधा दे रहा। अपेक्षा उपेक्षा, आशा निरादर कह रहा। अवलंब अविलंब कह रहा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोगों से पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अवलंब अविलंब। ठीक है, तो इनका जो अर्थ भेद दिया है तो ये सही नहीं है। अवलंब का मतलब क्या होता है, अवलंब का मतलब होता है सहारा होता है। ठीक है, अवलंब का मतलब क्या होता है, सहारा होता है। और अविलंब की बात करेंगे तो अविलंब का मतलब क्या होता है, तुरंत होता है। ठीक है, क्या होता है, तुरंत, बिना देर किए तुरंत होता है। तो यहाँ पर इनका अर्थ जो है दिया गया है अधर और विलोकित दिया, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस विकल्प में अगर हम लोग बात करेंगे तो सभी शब्द जो है वो परस्पर पर्यायवाची हैं। इस प्रश्न का आंसर करिएगा। किस विकल्प में अगर हम लोग बात करेंगे तो सभी शब्द जो है वो परस्पर पर्यायवाची हैं। पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अंबक, मनोरथ, स्प्रिया, निलय, रीता, रिक्त, तिक्त, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। ठीक है, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सब क्या है, तो परस्पर पर्यायवाची है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे,
पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएगा क्या हो जाएगा। जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर कर दिया। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ग्लूकोज की, सेलुलोज की, सुक्रोज की या फिर फ्रक्टोज की? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, सेलुलोज की। ठीक है, किसकी? तो सेलुलोज की। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे, सेलुलोज हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। देखो एक प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छा सा है। ठीक है, 40% व्यक्ति जो है वो समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति जो है वो समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों समाचारों को पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो इस प्रश्न का आंसर करिएगा भाई, क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, और ऐसे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 40% व्यक्ति जो है वो समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। 50% व्यक्ति, अगर हम लोग बात करेंगे, समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति जो है वो दोनों पत्रों को पढ़ते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ते हैं? तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखो इसको हम लोग करेंगे कैसे? ठीक है, इसको हम लोग करेंगे कैसे? ठीक है, देखो ये मान लीजिए। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो देखिए मान लीजिए ये एक्स है। ठीक है, ये एक्स है और ये क्या है, ये वाई है। ठीक है, तो एक्स समाचार पत्र को कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो 40 लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 30 ये हो गया, 10 ये हो गया, तो ये इस तरीके से 40 हो जाएगा। ठीक है, एक्स समाचार पत्र पढ़ने वाले। वाई समाचार पत्र की हम लोग बात करेंगे तो वाई समाचार पत्र कितने लोग पढ़ रहे हैं? तो वाई समाचार पत्र जो है वो 50% लोग पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे, तो यहाँ पर ये 40 हो जाएगा और इधर तो ये 10 तो हो ही रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पर गड़बड़ बना है। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ बना है। एक मिनट फिर से रुकिए, मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, अभी सही बना। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एक्स समाचार पत्र जो है वो कितने लोग, 40% लोग। तो 30% ये, 10% ये हो गया। इसी तरीके से वाई समाचार पत्र की बात करेंगे तो 50% कह रहा है, तो ये 40 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अभी सही बना है। ठीक है, तो अब आपसे क्या कह रहा है, तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो ये आपको आंसर करना है। तो कैसे करेंगे भाई? तो देखो टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल 100 में हम लोग करते हैं। तो 100 में हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 100 में से घटा देंगे कितना, तो 30 लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, 30 लोग आप देख रहे हो इधर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे प्लस आप 10 कर दोगे, प्लस क्या कर दोगे, 40 कर दोगे। ठीक है, तो ये नंबर हम घटा देंगे। तो 40 10 50 30 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 में से हम लोगों ने 80 घटा दिया तो क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20। 20% लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। तो पांचवा परिणाम क्या होगा बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। तो पांचवा परिणाम क्या होगा, चलो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो योग बराबर क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग योग बराबर बात करें औसत संख्या गुणे परिणामों की संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, औसत संख्या गुणे परिणामों की संख्या। औसत संख्या गुणे परिणामों की संख्या हो जाएगा। औसत संख्या गुणे परिणामों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, 5 गुणे 46 कर देंगे माइनस 4 गुणे क्या कर देंगे, 45 कर देंगे। ठीक है, 5 गुणे 46 माइनस 4 गुणे 45। तो ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 230 और इधर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या कर देंगे, 45 गुणे अगर हम लोग 4 कर देते हैं, 4 पंचे 20, 4 16 2 18 180। ठीक है, तो इनको हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दीजिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला का नीलेश से संबंध क्या बताइएगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, बताएंगे क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई, क्या हो जाएगा। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की
इकलौती बेटी है तो महिला का नीलेश से क्या संबंध है? पत्नी है, माँ है, चाची है या फिर बेटी है? इस प्रश्न का आंसर कर दिए सभी लोग। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? कैसे करेंगे भाई? चलिए जल्दी से बताइएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो देखो अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए ये नीलेश है, ठीक है, कौन है? तो ये अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये नीलेश है, ठीक है, ये नीलेश है। और ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है, नीलेश ने कहा कि वह मेरी पत्नी, नीलेश की मतलब क्या हो जाएगा? तो नीलेश की मान लीजिए ये पत्नी है, ठीक है, कौन है? तो नीलेश की ये पत्नी है। तो नीलेश की पत्नी के दादाजी, दादाजी का मतलब क्या है? तो नीलेश की पत्नी के पिताजी, और पिताजी के पिताजी क्या हो जाएंगे? तो नीलेश के दादाजी होंगे। तो नीलेश की पत्नी के दादाजी, नीलेश के पत्नी के ये हुए पिताजी, ठीक है, ये हुए पिताजी, और ये हुए पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी। तो क्या हो रहा है? तो वह नीलेश की पत्नी के दादाजी की इकलौती संतान, दादाजी की इकलौती संतान मतलब ये हो गए, और इनकी एकलौती बेटी है। तो क्या हो जाएगा? तो कुल मिलाकर के घूम फिर के तो ये तो नीलेश की पत्नी ही हो जा रही है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या ये आंसर कर दोगे। नीलेश की क्या है? नीलेश की पत्नी की दादाजी, ठीक है, नीलेश की पत्नी के ये पिताजी, पिताजी के दादाजी, दादाजी की इकलौती संतान मतलब नीलेश की पत्नी के पिताजी, और इनके पिताजी की इकलौती संतान मतलब नीलेश की पत्नी भी तो ही, ठीक है। तो इस महिला का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, पत्नी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर असंगत आपको चुनना है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करें असंगत आपको चुनना है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है? असंगत चुनना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा। तो यहाँ पर आपको असंगत चुनना है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा? तो देखो अगर हम लोग 8 की बात कर लें, अगर हम लोग 8 की बात कर लें तो 8 क्या है? तो ये 2 का क्यूब है। अगर हम लोग 27 की बात कर लें तो ये क्या है? तो ये 3 का क्यूब है। अगर हम लोग 64 की बात कर लें तो क्या है? तो ये 4 का क्यूब है। अगर हम लोग 100 की बात कर लें तो 100 क्या है? तो 100 10 का स्क्वायर है। 125 की हम लोग बात कर लें तो ये 5 का क्यूब है, ठीक है। 216 की बात कर लें ये 6 का क्यूब है। 343 की बात कर लें, 343 जो है ये 7 का क्यूब है। तो यहाँ पर जो 100 है ये असंगत है, क्यों? क्योंकि ये क्यूब नहीं बल्कि ये क्या है? ये स्क्वायर है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ए आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बताइएगा क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में गारंटी के साथ बनेगा, कैलेंडर वाले से एक प्रश्न बन जाता है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग क्या करते हैं, सामान्य वर्ष से जब हम लोग सामान्य वर्ष में जाते हैं तो एक दिन आगे बढ़ता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जब हम लोग सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो एक दिन आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाएंगे तो 2 दिन आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है? तो एक आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? 1 जनवरी 2006, ठीक है, 1 जनवरी 2006 को, ठीक है, क्या था? तो रविवार था, ठीक है। 1 जनवरी 2006 को क्या था? तो रविवार था। तो 1 जनवरी 2007 को क्या होगा भाई? तो अगर हम लोग 1 जनवरी 2007 की बात कर लेंगे तो 1 जनवरी 2007 को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो सोमवार हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2008 की बात करेंगे तो 2008 को क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब मंगलवार 2008 की हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है? तो ये लीप वर्ष है, ठीक है। क्या है? तो ये लीप वर्ष है, 4 से कट जाएगा। तो इसके बाद जो आएगा 1 जनवरी 2009 को जब आएगा, तो 1 जनवरी 2009 को देखो सामान्य वर्ष में क्या हो रहा है? 2007 सामान्य वर्ष था, तो यहाँ पर एक ही क्या होगा? एक दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब लीप वर्ष में बात करेंगे तो लीप वर्ष में हम क्या करेंगे? तो हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2009 में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो बुध, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो मंगल के बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो आप आंसर करोगे बुध, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पतिवार हो गया। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? 1 जनवरी 2010 की बात कर रहा है, ठीक है, 1 जनवरी 2010 की बात कर रहा है। 1 जनवरी 2010 को क्या हो जाएगा? तो आपका एक दिन फिर बढ़ेगा, एक दिन फिर बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे, ठीक है। तो बेसिक सी चीज थी, याद रखिएगा, जब सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में हम जाएंगे तो एक दिन, लेकिन जब जो है लीप वर्ष से हम जो है आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 2 दिन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। यदि नॉर्मल को, ठीक है, नॉर्मल को अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से कोड में लिखा जा रहा है, इस तरीके से नॉर्मल को इस तरीके से कोड में लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग गैदर की बात करेंगे तो गैदर को कैसे लिखा जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो नॉर्मल की बात करेंगे तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो नॉर्मल की अगर हम लोग बात कर लें तो नॉर्मल को क्या लिखा जा रहा है?
तो नॉर्मल को RPNLBM लिखा जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा रहा है, ठीक है। तो बताइएगा, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, चलो फटाफट सभी लोग आंसर करना। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कैसे होगा, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एन को इधर एन लिखा जा रहा है, ठीक है, आर को इधर आर लिखा जा रहा है, और ओ में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, +1 कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, +1 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग गैदर की बात करेंगे, GATHER की बात कर लेंगे, तो जी इधर हो जाएगा, टी इधर हो जाएगा, और ए में हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बी आ जाएगा। तो TBG कहीं पर दिख रहा है क्या, TBG, अच्छा 2 ऑप्शन में दिख रहा है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर M को इधर कर दिया जा रहा है, L को इधर किया जा रहा है, और A में +1 कर दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, H को हम लोग इधर कर देंगे तो ये हो गया H, R को इधर हम लोग कर देंगे, R हो गया इधर, और E में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो TBG RFH कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, TBG RFH ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां पर किया गया। अब देखिए ये प्रश्न पहली बार है, पहली बार अंडर वाटर मेट्रो चल रही, तो ये सदाबहार प्रश्न, ये हमेशा हमेशा आपके लिए नया ही रहेगा, ठीक है, चाहे ये प्रश्न कितना भी पुराना क्यों ना, ठीक है। तो ये प्रश्न हमेशा आपके लिए नया रहेगा क्योंकि पहली बार ये काम हुआ, ठीक है। तो बताइएगा भारत में पहली अंडर वाटर मेट्रो। अच्छा देखो, अगर आपसे पहली मेट्रो पूछे, ठीक है, क्या कर रही, अगर आपसे पहली मेट्रो पूछे तो आप आंसर क्या करोगे, आप कहोगे 1972 में चल रही है, कहाँ पर, कोलकाता में, ठीक है, कहाँ पर, तो कोलकाता में चल रही है 1972 में। और कोलकाता को क्या करते हैं, सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। साथ ही साथ आप याद रखेंगे सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं कोलकाता। और कोलकाता में पहली बार मेट्रो चल रही 1972 में। और अगर आपसे पहली अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा तो भी आपका आंसर होगा कोलकाता में, कौन सी, हुगली नदी में, ठीक है, कहाँ पर, तो हुगली नदी में अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली अंडर वाटर मेट्रो चल रही, ठीक है, कोलकाता कौन सी, हुगली नदी के किनारे बसा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया। अब सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि कृत्रिम भ्रूण तैयार किया जा रहा है, तो ये भी सदाबहार हो। देखो ऐसी चीजें जो पहली बार हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, ऐसी चीजें जो पहली बार हो रही है वो याद रखिएगा सदाबहार होती है, ठीक है, वो हमेशा आपके एग्जाम के लिए नहीं होती, वो चाहे कितना भी पुराना हो जाए वो हमेशा आपसे पूछा। जैसे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, अंतरिक्ष पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति। तो इस तरीके से पहले व्यक्ति, पहली चीजें जो होती हैं, पहली बार जो चीजें होती है वो हमेशा आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, चाहे फिर वो कितनी पुरानी क्यों ना जाए। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था, आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे इजराइल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा। अच्छा इजराइल की अगर हम लोग बात कर लें, अगर हम लोग इजराइल की बात कर लें तो इजराइल की संसद का नाम क्या है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल की संसद का नाम क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे नेसेट है, ठीक है, इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो आप आंसर कर दोगे नेसेट है। और इजराइल की मुद्रा क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे न्यू सेकेल है, ठीक है, क्या है, तो अगर हम लोग बात करें इजराइल की मुद्रा क्या है, तो आप आंसर करोगे न्यू सेकेल। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इजराइल ने, ठीक है, इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम आर्टिफिशियल भ्रूण तैयार किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे भाई। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। तो मोदी जी को आप जानते हो गुजराती हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण काम होगा सबसे पहले कहाँ पर, गुजरात को प्रेफर करेंगे। तो कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा, गुजरात में इन्होंने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया, ठीक है। अच्छा गुजरात में ये अगर हम लोग बात करें तो गुजरात में क्या होता है, गुजरात में पतंग महोत्सव का आयोजन भी होता है, ठीक है, क्या होता है, तो गुजरात में पतंग महोत्सव का आयोजन होता है। साथ ही साथ गुजरात में अगर हम लोग बात करें तो गरबा और डांडिया भी आपको गुजरात में ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है गुजरात में एक कांडला बंदरगाह है, और कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया, ठीक है। कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे गुजरात के संदर्भ में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो देखो भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है,
तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 15,200 किलोमीटर। और 7 देश इससे क्या है, तो 7 देश इसके साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, 15,200 किलोमीटर हमारी सीमा है, स्थलीय सीमा, और 7 देश इससे सीमा बनाते हैं। और सबसे लंबी सीमा आपसे पूछ ले, सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो आप आंसर करोगे बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है। और सबसे छोटी अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर करोगे अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे छोटी सीमा बनाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सा हमारा पड़ोसी देश नहीं है, तो क्या आंसर करोगे, तो म्यांमार भी है, चीन भी है, मालदीव भी है, संयुक्त अरब अमीरात नहीं, यूएई नहीं है। ठीक है, अच्छा यूएई की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आंसर करोगे, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। और मुद्रा क्या है यहाँ की, तो मुद्रा यहाँ की है दिरहम। ठीक है, क्या है, तो मुद्रा भी याद रखेंगे, क्या है, दिरहम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। अब ये पहला राज्य है, हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य है, तो फिर आपके लिए महत्वपूर्ण जगह बताइएगा। केरल है, गोवा है, राजस्थान है, उत्तराखंड, कौन सा राज्य है जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, हर घर जल है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, केरल है, गोवा है, राजस्थान, उत्तराखंड। आंसर क्या कर देंगे, ऑप्शन संख्या हो जाएगा आपका बी, गोवा। ठीक है, हर घर जल पहला राज्य। ठीक है, गोवा को याद रखेंगे, गोवा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या है, तो सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। साथ ही साथ आप याद रखेंगे अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो रेबीज मुक्त राज्य पहला है। ठीक है, पहला रेबीज मुक्त राज्य है। साथ ही साथ याद रखना है यहाँ पर जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ठीक है, जीएसटी संग्रहालय आपको कहाँ पर, पहला जीएसटी संग्रहालय जो है वो आपको गोवा में देखने को मिलेगा। तो गोवा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाते हैं। लास्ट ईयर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, लास्ट ईयर का पेपर आप उठा के देखोगे तो आप देखोगे ये वाला प्रश्न आपसे सेम टू सेम पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पूछा गया। ठीक है, अच्छा अगर आपसे जैव विविधता अधिनियम पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले, अगर आपसे जैव विविधता अधिनियम पूछ ले तब आप आंसर करोगे क्या, 2002। कुछ मेरे भाई बहन है जिनको डाउट था 2000 आंसर होगा, तो 2000 नहीं होगा, पता नहीं कहाँ से उन लोगों ने पढ़ लिया था या देख लिया था, तो वो 2000 आंसर कर रहे थे। तो 2000 नहीं होगा, इस बात को याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। जैव विविधता अधिनियम जो है ये 2002 है। ठीक है, जैव विविधता दिवस अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप आंसर कर दोगे 22 मई को। ठीक है, कब, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है, बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये पहला है तो आपके लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हो रहा है, तो पहला राज्य तो हमेशा हमेशा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरल है या फिर गोवा है, तो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर दोगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1953 में इसके गठन की घोषणा की गई। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, 1960 में अगर हम लोग बात करें तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को भाषा के आधार पर अलग किया गया। 1960 में अगर हम लोग बात करेंगे तो गुजरात को गुजराती और महाराष्ट्र को मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर हम लोग बात करें तो क्या कर दिया गया, तो गुजरात और महाराष्ट्र को भी अलग कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो बताइएगा हंगरी की। देखो हंगरी की अगर आपसे कैपिटल पूछ ले, राजधानी पूछ ले, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे बुडापेस्ट। ठीक है, हंगरी की अगर आपसे राजधानी पूछ ले तो आप आंसर क्या करोगे, तो राजधानी है बुडापेस्ट। और यहाँ की मुद्रा आपसे पूछ रहा है तो बताइएगा क्या हो जाएगा, हंगेरियन फोरिंट हो जाएगा, हंगेरियन नायरा हो जाएगा, हंगेरियन पाउंड हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई। तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछ रहा है, राजधानी तो हो जाएगी बुडापेस्ट और मुद्रा क्या है, हंगेरियन फोरेंट हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया है, लास्ट ईयर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो मानपुरा द्वीप है, श्रीरंगम द्वीप है, लुलु द्वीप है, या फिर माजुली द्वीप है, क्या हो जाएगा। तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, इसका निर्माण होता है असम में। ठीक है, कहाँ पर होता है, इसका निर्माण होता है असम में। और कौन सी नदी करती है, तो आप आंसर करोगे ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण कौन करती है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी करती है। और इसका नाम क्या है, तो आंसर कर देंगे आप लोग ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, माजुली द्वीप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, माजुली द्वीप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी, बताएगा। तो लोकसभा जो होता है तो ये आपका क्या होता है, तो लोकसभा आपका प्रथम सदन होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रथम सदन होता है। साथ ही साथ निम्न सदन होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है क्या होता है, अस्थायी सदन होता है। ठीक है, क्या होता है, अस्थायी सदन होता है और लोकप्रिय सदन होता है। ठीक है, लोकसभा के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो प्रथम सदन है, निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, अस्थायी सदन है।
मैक्सिमम मेंबर्स अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं 550। ठीक है, और वर्तमान अगर हम लोग बात कर लें, वर्तमान में जो यहाँ पर मेंबर्स की जो संख्या है वो कितनी है, तो वह है 543। ठीक है, 543 सदस्यों में अगर हम लोग बात कर ले एससी कैटेगरी के लिए कितनी, तो 84 सीटें। ठीक है, और एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे कितनी, 47 सीटें। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर लें 543 जो सदस्य हैं, इन 543 सदस्यों में यूपी से आपसे पूछ ले कितने सदस्य, तो आप कहोगे 80 सदस्य आते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि बिहार से इस 543 में बिहार से कितने सदस्य आते हैं, तो आप आंसर करोगे 40 सदस्य जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, और लोकसभा का कार्यकाल कितने का होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और सदस्य बनना है तो कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, 25 वर्ष। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो बताइएगा तो UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है, तो बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, बताएंगे इनका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, चलो जल्दी से बताओ भाई, चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो नौटंकी आपसे पूछ रहा, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का, केरल का, कर्नाटक का या फिर आंध्र प्रदेश का, क्या हो जाएगा। तो देखो केरल में अगर हम लोग बात करें तो केरल में आपको दो देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, तो एक आपको मोहिनी अट्टम देखने को मिलेगा केरल में, कौन कौन सा, तो एक तो आपको मोहिनी अट्टम देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको क्या, दूसरा आपको कथकली देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, मोहिनी अट्टम और कथकली। कर्नाटक में अगर हम लोग बात करें तो आपको यक्षगान देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, यक्षगान। और आंध्र प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो आपको कुचिपुड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा, कुचिपुड़ी। ठीक है, अगर हम लोग नौटंकी की बात करें, नौटंकी कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह से जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब कि अवध क्षेत्र से। ठीक है, कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश में अवध क्षेत्र से जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां का जो लोक नृत्य वो क्या है, वो है नौटंकी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर, बताइएगा, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ठीक है, देखो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है, तो इसकी हिसाब से स्थापना भी पूछ सकता है, किसकी स्थापना कब हो रही है, तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है इसकी स्थापना हो रही है कब, 1894 में। ठीक है, कब, तो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हो रही है, तो आप आंसर करोगे 1894 में जो है ओलंपिक समिति की स्थापना हो रही है, 1894 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको लुसाने में देखने को मिलेगा। लुसाने कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का, इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में करना है। पावर ऑफ द माइंड किसकी बुक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई विकल्प नहीं मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बुक। पावर ऑफ द माइंड ये किसकी बुक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। पावर्स ऑफ द माइंड किसकी बुक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संगमरमर पर पित्रा या फिर रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम किसके समय में लोकप्रिय हुआ, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें संगमरमर पर पित्रा रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम किसके समय में लोकप्रिय हुआ, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर इनमें से कोई। तो बताइएगा, तो संगमरमर पर पित्रा रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम किसके समय में लोकप्रिय हुआ, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखो अगर आपसे शुरुआत पूछे, अगर आपसे क्या कर ले, अगर आपसे शुरुआत पूछे तो शुरुआत आप कहोगे किसके समय में, तो शुरुआत हो रही है जहांगीर के समय। ठीक है, किसके समय, शुरुआत हो रही है जहांगीर के समय। लेकिन आपसे पूछ रहा है लोकप्रिय किसके समय, तो लोकप्रिय हुआ ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, शाहजहां के समय। ठीक है, किसके समय में, तो लोकप्रिय हो रहा है शाहजहां के समय। हम ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ, बताएगा। तो कौन सा काल है, किस काल में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ है, मध्य पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में, पुरा पाषाण युग में या फिर नव पाषाण युग में। किस युग में अगर हम लोग बात करेंगे, किस युग में पहली बार, ठीक है, तांबे का प्रयोग हो रहा है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हो, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस तरीके से आप लोग अपना साथ बनाए हुए हैं तो आगे भी इसी तरीके का साथ बनाए रहिएगा। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा ताम्र पाषाण। इसीलिए तो ताम्र पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। ताम्र पाषाण युग में मानव ने पहली बार पत्थर के साथ साथ क्या किया, तांबे के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है। क्या हो जाएगा? चैल्कोलिथिक एज, ठीक है। ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस स्थान पर पहली बौद्ध संगीति हो रही है, बताएगा। तो देखो अगर हम लोग बात करें टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हो रही है, ठीक है। टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियां हो रही है। अगर आपसे दूसरी वाली बौद्ध संगीत पूछी जाए, सेकंड वाली आपसे पूछा जाए, तो सेकंड वाली जो बौद्ध संगीति है ये कहाँ पर, तो ये वैशाली में हुई, ठीक है। कहाँ पर? तो वैशाली में हुई है। किसके समय में? तो आप कहोगे काला शोक के समय, ठीक है। किसके समय में? तो वैशाली में हो रही है काला शोक के समय में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सबा कमीर कर रहे हैं, ठीक है। कौन? सबा कमीर। तीसरी वाली अगर आपसे पूछा जाए, तीसरी वाली जो है ये किसके समय में? तो ये अशोक के समय में हो रही है, ठीक है। किसके समय में? अशोक के समय में हो रही है, ठीक है। कहाँ पर हो रही है? पाटलिपुत्र में हो रही है, ठीक है। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में हो रही है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं मोगलीपुत्र तिस्य कर रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहे हैं? तो मोगलीपुत्र तिस्य कर रहे हैं, ठीक है। चौथी अगर हम लोग बौद्ध संगीत की बात करेंगे तो ये किसके समय में? तो ये कनिष्क के समय में हो रही है, ठीक है। कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में हो रही है। और इसकी अध्यक्षता आपसे पूछे तो अध्यक्षता कर रहे हैं कौन? वसुमित्र कर रहे हैं। और उपाध्यक्षता अगर आपसे पूछे तो उपाध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो अश्वघोष कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बाकी संगीतियां। आपसे पहली संगीत पूछ रहा है, पहली संगीति जो है तो ये किसके समय में हो रही है? तो पहली संगीति हो रही है अजात शत्रु के समय, ठीक है। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। और कहाँ पर हो रही है? तो राजगिरी में हो रही है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता अगर हम लोग बात करें, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें पहली बौद्ध संगीति जो है ये अजात शत्रु के समय में हो रही है राजगिरी में, ठीक है। और कौन कर रहे हैं? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं महाकश्यप कर रहे हैं, ठीक है। कौन करेंगे? तो महाकश्यप करेंगे। तो क्या आ रहा है? पहली बौद्ध संगीत आपसे पूछ रहा था, आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए सी हो जाएगा राजगीर में, ठीक। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देवानाम, वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम पियदर्शी, बताइएगा। तो कौन सा राजा है जिसने देवानाम पिय, देवताओं का पिय, और पियदर्शी जो देखने में प्रिय हो की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, बताइएगा। तो कौन है जिसने देवानाम पिय और पियदर्शी की उपाधि धारण की थी? क्या आंसर करेंगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन संख्या बी, सम्राट अशोक है, ठीक है। इन्होंने देवानाम पिय, देवताओं का प्रिय, और पियदर्शी देखने में जो प्रिय हो तो उसकी उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है अशोक के 4 अभिलेख हैं, कौन कौन से? एक है मास्की, इसके अलावा गुर्जरा और नेटूर और उद्गोलन। तो 4 अभिलेख हैं जिनमें क्या हो रहा है? जिनमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। यही 4 अभिलेख हैं जिसमें क्या होता है? जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा। तो भूदान आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, या फिर जेबी कृपलानी के द्वारा? भूदान आंदोलन की बात करेंगे तो देखो भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जो है, ठीक है। तो भूदान आंदोलन जो है तो इसकी शुरुआत हो रही है 1951 में। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से, ठीक है। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली है, ठीक है। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली है। और यहाँ से भूदान आंदोलन की शुरुआत हो रही है। और कब हो रही है? 1951 में। कौन करेंगे? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, विनोबा भावे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? तो विनोबा भावे कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। दांडी नामक नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? बताइएगा। तो गांधी जी 1930 में दांडी नमक यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो इनमें से कौन है जिसने गांधी जी से आग्रह किया कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो नमक सत्याग्रह है, इसको केवल पुरुषों तक सीमित मत रखिए, इसमें महिलाओं को भी शामिल कीजिए? तो कौन है? पंडिता रमाबाई हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं, मैडम भीकाजी कामा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन है जिसने नमक सत्याग्रह के दौरान, देखो नमक सत्याग्रह जो है तो इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हो रही है साबरमती आश्रम से, ठीक है। कब हो रही है? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हो रही है। गांधी जी 78 प्रतिनिधियों के साथ पैदल यात्रा शुरू करते हैं। और ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 5 अप्रैल को, ठीक है, कहां पर? तो 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी तट पर पहुंचेंगे। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी क्या करते हैं? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। कुल 24 दिन की यात्रा हुई है। और 24 दिन की यात्रा में अगर हम लोग बात करें तो कुल दूरी जो तय की गई है वो 241 किलोमीटर तय की गई। याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न अब आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्नों का लेवल जो है वो अब पहले से थोड़ा सा अच्छा हो रहा है।
तो आपको थोड़ा सा डीप में जाकर के, थोड़ा सा बेहतर जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं साबरमती आश्रम से। 78 लोगों के साथ चलना शुरू करते हैं। 5 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं। कुल 24 दिन की यात्रा करेंगे, 241 मील की दूरी तय करेंगे। और इस आंदोलन में, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में या फिर नमक सत्याग्रह में, ठीक है, पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए, महिलाओं को भी शामिल करने के लिए गांधी जी से जो सिफारिश की थी, बात की थी, वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? बताइएगा। तो कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ है? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वेवेल योजना 1945, क्रिप्स मिशन 1942 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? किस एक्ट के द्वारा सिंध नामक नए प्रांत का निर्माण हुआ? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो किस एक्ट के द्वारा बंबई से सिंध नामक नए प्रांत का गठन किया गया? आंसर क्या कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी 1935। याद रखिएगा 1935 के एक्ट से दो नए प्रांत बनाए गए थे। कौन कौन से? तो एक तो सिंध नामक नया प्रांत बनाया गया और दूसरा याद करिएगा उड़ीसा। ठीक है, तो दो नए प्रांत बनाए गए थे 1935 के एक्ट से। दो नए प्रांत बनाए गए थे। कौन कौन? तो एक सिंध बनाया गया और दूसरा उड़ीसा। तो ये दो नए प्रांत बनाए गए थे किससे? 1935 के एक्ट से। ठीक है, और 1935 का जो एक्ट है, इसको गुलामी का दास्तां का अधिकार पत्र किसने कहा था? दास्तां का अधिकार पत्र, गुलामी का एक्ट किसने कहा था? तो आप आंसर करेंगे जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, दास्तां का अधिकार पत्र किसने कहा था 1935 के एक्ट को? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? क्या आंसर हो जाएगा? तो लाला लाजपत राय है, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है या फिर चंद्रशेखर आजाद है? क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या कर दोगे? तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, इन्होंने सिंगापुर से, ठीक है, कहां से? तो सिंगापुर में इन्होंने, सिंगापुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, समानांतर सरकार की स्थापना की और यहीं से ये क्या करते हैं? तो दिल्ली चलो का नारा देते हैं। ठीक है, तो ये डेट भी आपसे पूछी जाती है, याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? आर्थिक कारण नहीं है आपसे पूछ रहा है, बताएगा कौन सा इकोनॉमिक कारण नहीं है? क्या जाएगा? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण, पानी की उपलब्धता। तो बताइएगा क्या जाएगा? तो कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, ठीक है, आर्थिक कारण नहीं, क्या हो जाएगा? शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकरण या फिर पानी की उपलब्धता। तो देखो शहरीकरण जो है ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। लोग रोजगार के चक्कर में शहरों की तरफ पलायन करते हैं। खनिज संसाधन को लेकर के भी लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। औद्योगिकरण तो ये तो है ही। पानी की उपलब्धता ऑप्शन संख्या डी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आर्थिक कारण नहीं, पानी की उपलब्धता आर्थिक कारण नहीं, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच में स्थित है? तो अगर हम लोग विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, माउंट एवरेस्ट की, देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले, अगर आपसे पहले व्यक्ति पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे शेरपा तेंजिंग है। ठीक है, कौन है? तो शेरपा तेंजिंग है और एडमंड हिलेरी है। ठीक है, कौन है? तो शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। ये प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। अगर आपसे पूछा जाए पहली महिला कौन है, ठीक है, पहली महिला कौन है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे जुंको तेबेई है। ठीक है, कौन है? जुंको तेबेई है। ठीक है, लेकिन अगर वही भारतीय महिला की बात करें, अगर आपसे पूछ ले पहली भारतीय महिला कौन है जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है, तब आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे बछेंद्री पाल। पहली भारतीय महिलाएं जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की हैं, कब? 1984 में, 1984 में। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच में स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, नेपाल और तिब्बत या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, नेपाल और तिब्बत के बीच में। ठीक है, किसके? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल और तिब्बत के बीच में फैला। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या था? अगर हम लोग बात करें तो अक्टूबर में आप देखते होंगे, ठीक है, आपको लगता है कि अक्टूबर में ठंडियां शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ भारत में अक्टूबर में भयंकर वाली गर्मी पड़ती। कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, ठीक है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, निम्न वेग हवाएं या फिर गर्म और शुष्क मौसम। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा?
भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा तापमान। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। देखो लास्ट ईयर आपसे क्या किया गया था? लास्ट ईयर आपसे जीएमटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था। ठीक है, लास्ट ईयर आपसे क्या किया गया था? आपसे जीएमटी का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो जीएमटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ये जीएमटी का फुल फॉर्म होता है। और जीएमटी से अगर हम लोग बात करेंगे, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, यहाँ से भारत की जो मानक समय है वो कितना आगे है? 4 घंटे आगे है, 7 घंटे आगे, 5.5 घंटे आगे, या फिर ठीक है 3.5 घंटे आगे। तो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से ग्रीनविच लंदन के समय से, ठीक है, भारत का समय कितने समय आगे है? तो आप आंसर कर दोगे 5.5 घंटे। ठीक है, कितने? तो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा है? देखो हरित क्रांति के अगर आपसे जनक पूछ ले, ठीक है, क्या कर ले? हरित क्रांति के आपसे जनक पूछ ले, तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे राष्ट्रीय वाला पूछ ले, आपसे पूछ ले राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आप आंसर क्या करोगे? तब आंसर करोगे MS स्वामीनाथन। ठीक है, कौन है? तो MS स्वामीनाथन जो है ये राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, और जो ये MS स्वामीनाथन, इनको आपको याद रखना है, इनको भी भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, टोटल 5 लोगों को दिया गया और 5 लोगों में भारत रत्न प्राप्त करने वाले में MS स्वामीनाथन भी थे। ठीक है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने से, ठीक है, किसको? तो अगर हम लोग बात करेंगे खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है ये हरित क्रांति। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना है तो बिना रासायनिक उर्वरकों के खाद्यान्न उत्पादन कैसे होगा? ठीक है, अगर हम लोग अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन अधिक कैसे होगा? और अगर सिंचाई की सुविधाएं नहीं होंगी तो खाद्यान्न उत्पादन अधिक कैसे होगा? तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। और उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा? इन सभी पर काम करना होगा। रासायनिक उर्वरकों पर भी काम करना होगा, अच्छे किस्म के बीजों पर भी काम करना होगा, और सिंचाई की सुविधाओं का विकास भी करना होगा। मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, ऑल ऑफ द डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बताइएगा क्या हो जाएगा? देखो अगर आपसे पश्चिम बंगाल का शोक पूछे, ठीक है, पश्चिम बंगाल का अगर आपसे क्या कर ले? शोक पूछ ले, पश्चिम बंगाल का शोक पूछ ले, तब आप आंसर क्या करोगे? तो आप आंसर करोगे दामोदर को। ठीक है, किसको? तो पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी। उड़ीसा का शोक आपसे पूछ ले, उड़ीसा का शोक आपसे पूछ ले, तो क्या आंसर करोगे? तो उड़ीसा का शोक कौन सी नदी है? तो आप आंसर करोगे महानदी। ठीक है, कौन सी है? तो उड़ीसा का शोक है महानदी। ठीक है, चीन का शोक अगर आपसे पूछ ले कि चीन का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? चीन का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? तो आप आंसर क्या करोगे? आप आंसर करोगे हांगहो नदी। ठीक है, कौन सी? हांगहो नदी। बिहार का शोक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, कोसी नदी। अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ज्यादा दल बदलू है। ठीक है, बहुत ज्यादा मार्ग बदलती है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृत करने के लिए कौन उत्तरदायी? ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में दोहराया जा चुका है, बताएगा। तो योजना आयोग जो है ये पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम करता था, लेकिन जो योजनाएं बनती थी, जो पंचवर्षीय योजना बनती थी, ठीक है, बनाने का काम तो योजना आयोग करता था, लेकिन उन्हें स्वीकृति कौन देता था? भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त सचिव, राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर वित्त मंत्रालय। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया था, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दिए, ताकि बाकी साथियों तक भी ये सेशन पहुंच सके और उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। और जितने मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर हैं, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? तो आप आंसर करोगे 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? 1952। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां, जैसे हम लोग भारत की बात कर ले तो भारत एक विकासशील देश है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या आंसर कर दोगे? द्वितीयक होगा, प्राथमिक होगा, तृतीयक होगा, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी। तो क्या हो जाएगा? तो आपको भी पता है, अगर हम लोग आज भी बात करेंगे तो आज भी क्या हो जाएगा? लगभग 60 से 70% लोग जो है वो पूरी तरीके से कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर ही आश्रित है। तो जो अधिकांश गतिविधियां वो कहाँ पर? वो प्राथमिक क्षेत्र में होती हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, इनमें से कौन सा एक कॉमर्शियल बैंक नहीं है, वाणिज्यिक बैंक नहीं है? HSBC, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक या फिर सिडबी बैंक। तो कौन सा एक कॉमर्शियल बैंक नहीं, आपसे ये पूछ रहा है, बताइएगा क्या हो जाएगा। भारत में अगर हम लोग बात करें कौन सा एक कॉमर्शियल बैंक नहीं है, HSBC नहीं है, भारतीय स्टेट बैंक नहीं है, ICICI नहीं है या फिर सिडबी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर दोगे सिडबी नहीं है। ठीक है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हो रही है? इसकी स्थापना हो रही है 1990 में, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। सिडबी की स्थापना कब हो रही है? तो 1990 में हो रही है, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? लखनऊ में देखने को मिलेगा। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत की संघ की कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं? तो संघ की कार्यकारिणी में अगर हम लोग बात करेंगे कौन शामिल नहीं होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तो संघ की कार्यकारिणी में कौन शामिल नहीं होता है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। अगर आपसे संघ की कार्यकारिणी ना पूछे, आपसे खाली ये पूछ ले कि कौन संघ में शामिल नहीं होता है, संघ में अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र में संघ में कौन शामिल नहीं होता है, तो देखो संघ में अगर हम लोग बात करेंगे तो भाग 5 में संघ का उल्लेख है, और भाग 5 में आपके उपराष्ट्रपति भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नहीं आते। राज्य के मुख्यमंत्री जो है ये राज्य कार्यकारिणी में आते हैं, ये भाग 6 में इनका उल्लेख है। ठीक है, कहाँ पर? इनका उल्लेख भाग 6 में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है, बताएंगे क्या हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, देखो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हो रही है? तो स्थापना हो रही है 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब? 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो रही है। ठीक है, और जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ना, तो अब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 क्या थे? 7 अन्य न्यायाधीश थे जब स्थापना हुई थी तब। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान में आपसे पूछ ले तो वर्तमान में क्या हो जाएगा। तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश। टोटल कितने? तो वर्तमान में टोटल 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, कितने? 34 न्यायाधीश हैं। आपसे पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में, तो आंसर क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अनुच्छेद 124 में। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के जो है प्रावधान किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो जो है एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश, 34 होते हैं। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र पूछा जाए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति आपसे पूछे, आपसे शपथ पूछे, या फिर पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो आप आंसर क्या करोगे? तो तीनों ही कंडीशन में आप आंसर करोगे राष्ट्रपति को। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ राष्ट्रपति करते हैं, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति कराते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल आप कह दोगे 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, कब? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है? तो आप आंसर कर दोगे 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगहों पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। साथ ही साथ ये व्हाट्सअप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आप पर्सनली आपको नोटिफिकेशन, अपडेट और जितनी भी PDF है और बहुत सारी अपडेट्स जो है वो सब आपको पर्सनली मिलती रहेंगी, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप यहाँ पर मैसेज करके व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आपसे भी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। जाने से पहले लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।